रामपुर गांव में राजू नाम का एक किसान अपने खेत में कद्दू की खेती करता था। वह अपने खेत का कद्दू मंडी में नहीं बेचता था, बल्कि अपनी बैलगाड़ी में भरकर गांव-गांव जाकर बेचता था। एक बार किसी दूसरे गांव से सोनू नाम का एक आदमी आता है और कहता है, शहर में मेरे मालिक हैं, उनकी कद्दू की बहुत बड़ी मंडी है, ज़्यादा संख्या में कद्दू चाहिए। तुम्हें अगर अपने खेत के कद्दू बेचने हैं तो मैं उनसे अच्छी कीमत लगवा दूंगा। किसान बोलता है, मैं अपना कद्दू गांव-गांव जाकर के ही बेचूंगा, मैं अपना कद्दू मंडी में नहीं बेचूंगा। फिर वह आदमी बोलता है, आसपास के लोग मेरे मालिक के पास ही बेचते हैं। सोनू समझ जाता है कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता और वहाँ से चला जाता है। राजू हमेशा की तरह अपने सारे कद्दू बैलगाड़ी में लाद कर उन्हें बेचने निकल पड़ता है और उदयपुर नाम के एक गांव तक पहुंचता है। तब तक बहुत अंधेरा हो जाता है। वह सोचता है कि रात यहीं कहीं गुजार लेता हूं और सुबह व्यापार करने जाऊंगा। फिर वह अपनी बैलगाड़ी आगे बढ़ाता है। तब एक बड़े घर के सामने कमीज पहने एक आदमी सुरेश खड़ा होता है। सुरेश उससे पूछता है कि तुम तो हमारे गांव के नहीं लग रहे हो, तुम किस गांव के हो भैया? वह बोलता है, मेरा नाम राजू है, मैं रंगपुर गांव का हूँ। यह कद्दू बेचने के लिए मैं गोपालपुर की तरफ निकल रहा था। सुबह से गाड़ी खींचते खींचते बैल थक चुके हैं, इसीलिए आज रात यहीं कहीं आसपास रुकना चाहता हूँ। सुबह सुबह निकल जाऊँगा। आप दिखने में तो बहुत अमीर लग रहे हैं। इस गांव में कहीं रात गुजारने के लिए कोई जगह है? विनती करके पूछता है। सुरेश बोलता है, रात गुजारने के लिए हमारे गांव में जगह न मिले, क्या इसके लिए इतनी विनती? नहीं और क्यों जाना, जब इतना बड़ा मेरा घर है। तुम आज रात यहीं रुक जाओ। राजू तुरंत अपनी बैलगाड़ी की तरफ जाता है और गाड़ी को एक साइड में लगाता है। उसने अपनी बैलगाड़ी से कद्दू उठा करके एक साइड में रखता है और बैलों को चारा पानी डालकर राजू खुद खाना खाने लगता है। जिसके बाद सुरेश उसके सोने का इंतजाम करता है। खाना खाने के बाद सुरेश और राजू दूसरे से बात करते हैं। फिर राजू कहता है, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आज भी तुम जैसे लोग धरती पर हैं, इसलिए हम जैसे लोग जी रहे हैं, वरना आज रात इस गांव में न जाने मुझे कितनी तकलीफ़ होती। सुरेश बोला, तो क्या हुआ, इंसान एक दूसरे की मदद नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? तुम देखने में तो बहुत ही मेहनती लगते हो और बहुत ही ईमानदार। तुम जैसे किसानों की मदद करना मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा यह बताओ, यह सब तुम्हारे खेत के हैं या किसी व्यापारी से खरीद करके बेचने निकले हो? राजू बोलता है, अरे नहीं नहीं, यह मेरे खेत की ही फसल है। व्यापारी से खरीद कर बेचूं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। और फिर सुरेश बोला, अपने व्यापार के बारे में कुछ बताओ। राजू ने अपने व्यापार के बारे में दिल खोल करके सुरेश को बताया। फिर सुरेश कहता है, हर किसान की सोच तुम्हारी ही तरह होनी चाहिए तो कितना अच्छा होता। लोगों को कम पैसे में शुद्ध और अच्छी सब्जियां मिलेंगी। आजकल मंडी में दलाल किसानों से सब्जियां खरीद कर वह भी कम कीमत में और एक जगह जमा करके उनकी कीमत 2-3 गुना बढ़ा देते हैं और मंडी ले जा कर के मनचाहा कीमत पर इसे बेचते हैं। लोगों को अशुद्ध सामान भी महंगे दामों पर खरीदना पड़ता है। मंडी के लोग अपने लाभ के लिए यह पाप कर रहे हैं। तुमने बिल्कुल उचित कहा, क्योंकि आजकल यही तो हो रहा है। ऐसा ना हो इसलिए मैं अपनी जिम्मेदारी समझकर कम कीमत पर सामान बेचता हूँ। सुरेश बोला, तुम्हारा यह उद्देश्य
बहुत बढ़िया है, किसी को तो उठानी ही चाहिए। यह जिम्मेदारी किसी को तो उठानी चाहिए, तभी समाज विकसित होगा। किसान ही तो हमारे देश की रीढ़ हैं। अच्छा, काफ़ी रात हो गई है, तुम्हें सुबह जल्दी उठकर निकलना भी है ना। तुम आज रात आराम से यहाँ सो जाओ। सुरेश अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है और राजू आंगन में लेटकर मन ही मन सोचता है कि सुरेश कितना अच्छा आदमी है। इसका मन वाकई बहुत साफ है। ऐसे इंसान से मिल पाना मेरा सौभाग्य है। राजू को नींद आ जाती है। अगली सुबह मुर्गे की बांग से राजू जग जाता है। सर्दी का मौसम था, इसीलिए सूरज भी बादलों में देर से निकला। राजू सूर्य को नमन करके सुरेश को इस एहसान के बदले कुछ कद्दू देता है। कुछ कद्दू देने को सोचता है। फिर जब कद्दू के ढेर के पास पहुंचता है तो देखता है आधे कद्दू गायब हैं, जिसे देख कर के राजू चौंक जाता है और तुरंत सुरेश के पास जाकर कहता है, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? यह तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे सामने तो मैं अंदर जाकर के सो गया था और तुम हो कि मुझसे पूछ रहे हो? क्या तुम मुझ पे शक कर रहे हो? ऐसा है तो अभी यहाँ से निकल जाओ। राजू समझ जाता है कि सुरेश एक अच्छा इंसान नहीं है और उसने ही उसके साथ धोखा किया है, और गुस्से में आकर के वह कहता है, भरोसा जीत करके ऐसा धोखा दिया? मैं तो तुम्हें बहुत भला इंसान समझता था, लेकिन तुम तो इंसान के रूप में बहुत बुरे हो। मेरे सोने के बाद तुमने मेरे कद्दू को चुरा लिया। सुरेश कहता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रहे हो। मुझसे मदद मांग कर मुझ पर ही झूठा आरोप लगा रहे हो। मेरी गलती क्या है? ऐसा लग रहा है कि मैं खुद ही मुसीबत मोल ली है। तुम्हें रात गुजारने के लिए जगह दे करके बड़ी भूल की है। रात को तुम्हारी बातों से लग रहा था कि तुम बहुत ईमानदार किसान हो, लेकिन तुम इतने बेईमान निकलोगे मैंने सोचा नहीं था। सुरेश की ऐसी बात सुन करके राजू को गुस्सा आता है और वह कहता है, झूठ मत बोलो, चुपचाप मेरे कद्दू लौटा दो, यहाँ से चला जाऊँगा। अच्छा, पहले तू शराफत से मेरे घर से निकल जा। एक पल भी यहाँ रुका तो मैं अपने आदमियों को बुला करके तुम्हें धक्के मार करके बाहर निकलवा दूँगा। यह सुरेश बोलता है। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहने वाला, क्योंकि तुमने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। राजू को धमकाता है। अब इससे बात करना बेकार है। ऐसा सोचकर राजू बाकी बचे कद्दू को अपने गाड़ी में लाद करके वहाँ से निकल करके सीधे गांव के मुखिया के पास पहुँचता है और सुरेश के यहाँ जो कुछ हुआ वह विस्तार से मुखिया को बताता है। बातें सुन करके गांव का मुखिया कहता है, वापस दिलाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम कह रहे हो वह आदमी बहुत बड़ा है, लेकिन बड़ा आदमी ऐसा काम थोड़ी ही करेगा। यह किसी और ने तो नहीं किया है, बस यही सोच रहा हूँ। ठीक है, उससे बात करने के बाद ही निर्णय लेंगे। सुरेश के लिए बुलावा भेजता है। सुरेश वहाँ जाकर गांव के मुखिया से कहता है, भैया मैं निर्दोष हूँ। इस व्यापारी को मैंने रात को अपने घर सोने के लिए जगह दिया और यह मुझ पर ही आरोप लगा रहा है। इसके कद्दू चुराने की कोई आवश्यकता नहीं है मुझे, क्योंकि मेरे खेत में भी बहुत सारे कद्दू लगे हुए हैं। लेकिन मुझे समझ आ रहा है। तब मुखिया बोलता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम सच बोल रहे हो या झूठ? चोरी तो तुम्हारे घर पे ही हुई है, इसीलिए चोरी तुमने नहीं की है यह तुम्हें साबित करना होगा। इसलिए तुम्हारे खेत में जो कद्दू हैं उसे लेकर के आओ। यह सुनते ही सुरेश अपने खेत में कद्दू लाने चला गया। उसके बाद गांव का मुखिया राजू से एक बार फिर पूछता है
और उसकी सारी बातें ध्यान से सुनता है। इसी बीच सुरेश कद्दू लेकर के वापस मुखिया के पास आता है। राजू की गाड़ी में से भी मुखिया एक कद्दू मंगाता है। दोनों को एक जगह रखवाता है। गांव के मुखिया के साथ साथ वहां कुछ और लोग भी थे। मुखिया बोला, मैंने श्यामू को यहाँ पे इसलिए बुलाया है कि वह अच्छे से बता सके कि यह कद्दू एक ही खेत के हैं या अलग अलग। उसके बाद मुखिया बोलता है, श्यामू इन कद्दू को देखकर बताओ कि यह एक ही खेत के हैं या अलग अलग। श्यामू दोनों कद्दू को गौर से देखता है और कहता है, इसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है, लगता है चखना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो तुरंत इसे चखो और मुझे बताओ। मुखिया ने कहा। श्यामू एक छोटे चाकू से सुरेश के लाए हुए कद्दू को जरा सा काटता है और जैसे ही उसे खाता है वह तुरंत दौड़ा पड़ने लगता है, हाथ पैर मारने लगता है। मुखिया तब सुरेश से कहता है, यह तो अच्छा है कि तुम यहाँ पर हो, देखो कहीं अब मर न जाए, इसे बचाना होगा। तभी मुखिया वैद्य से कहता है, मुखिया जी, वैद्य जी, श्यामू को कोई दवा दे दीजिए, जहरीला कद्दू खाकर लोगों से। तब मुखिया सुरेश से कहता है, जहरीला कद्दू खिलाकर लोगों को जान से मारोगे क्या? 2 दिन पहले एक व्यापारी को किसी ने जान से मारना चाहा। जब इसकी जांच की गई तो पता चला व्यापारी ने दावत पर बुलाया था। उस दावत में कद्दू की सब्जी और मीठा खिलाकर उसकी हत्या की गई थी। मुझे तो लगता है वह कद्दू भी तुमने ही दिया होगा। अब इस श्यामू को अगर कुछ हो गया तो इस अपराध का और चोरी के अपराध का जिम्मेदार तू ही होगा, तुझे फांसी होगी। अब तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता। यह सुनते ही सुरेश डर जाता है और मुखिया को अलग ले जा कर के कहता है, भैया जी माफ़ कर दीजिए, मुझे पता होता तो मैं चुराता ही नहीं। आप जो दंड देना चाहते हो वह उस कद्दू के व्यापारी को दो, क्योंकि यह जो कद्दू है उसी का है। इस समस्या का अगर तुम मुझे बचा लो तो मैं तुम्हें जो चाहो वह दूंगा, लेकिन मुझे कोई दंड ना मिले, इसका ध्यान रखना। मुखिया बोलता है, इसका एक तो तुमने गलत काम किया है और मुझे भी गलत काम करने के लिए बता रहा है। अपराध से बचकर राजू को बलि का बकरा बनाना चाहते हो? क्या सोचते हो कि हर कोई तेरे जैसा ही होगा? तुझे रिश्वत लेने वाले पैसों का लालची नज़र आ रहा हूँ। मुझे रिश्वत देने के लिए तुझे भी बड़ी सज़ा मिल सकती है। तुझे पता है अगर अपराध मान लिया तो सज़ा कम हो जाएगी, लेकिन तूने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की है, यह तूने बड़ा अपराध किया है। और तभी वहाँ पर राजू, श्याम और वैद्य सब पहुँच आते हैं। श्याम को देख करके सुरेश चकित हो जाता है और कहता है, वह देखो कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल सलामत है। अगर उसे कुछ हो जाता तो मेरा कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि वह कद्दू तो मेरा था ही नहीं, मैंने चुराया ही नहीं। मैंने तो उसे चुराया था, मेरा अपराध स्वीकार करता हूँ, लेकिन वह जहरीला कद्दू मेरा नहीं है। इसीलिए जैसा तुमने कहा, हत्या का प्रयास से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुखिया बोला, कम से कम अब तो तुमने अपराध स्वीकार कर लिया, तो तुमने ही चुराया था। यह तुम्हारे जुबान से सुनने के लिए ही हमने यह सब नाटक किया, तुम पर शक किया, लेकिन इसके पास कोई सबूत नहीं था। तुम्हारे घर में काम करने वाले सोनू को उसने देखा था। राजू ने तुम्हें कद्दू नहीं बेचा, इसलिए तुमने अपने घर के सामने इसे रोक कर अपने घर में रहने की जगह दी। उसके कद्दू तुमने चुराया। यह बात राजू ने हमें खुद बताया। यह बात साबित करने के लिए अपने मुंह से अपना अपराध स्वीकार कर लो, इसलिए हमने यह नाटक रचा।